हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये आज हमारे संविधान का 9वां क्लास है। और हम कल जो है कि भाग 3 शुरू किए थे। और भाग 3 में हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। ठीक। भाग 3 मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। ठीक। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। हमने कुछ इसके पहले कल इसके कुछ अन्य नाम भी बताए। फिर सूचियां बताएं कि मूल अधिकार में शुरू में जब संविधान बना था तो 7 सूचियां थी और वर्तमान में 6 सूचियां हैं। तो 6 सूचियों के नाम भी बताया था। ठीक। तो आज एक एक अनुच्छेद का एक एक टॉपिक पढ़ा जाएगा आज। ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद कितना है टोटल? अनुच्छेद 12 से 35। ठीक। तो आज का पहली हेडिंग है मौलिक मौलिक अधिकारों का संरक्षण। मौलिक अधिकारों का संरक्षण। ठीक। ये अनुच्छेद 12 में इसका जिक्र है। ठीक। अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों का संरक्षण संरक्षण। ठीक। देखते हैं कि संरक्षण किससे करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों का खतरा होगा तभी तो संरक्षण करेंगे। ठीक। तो खतरा किससे, संरक्षण कैसे करेंगे। ठीक। तो राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। एक है विधि की परिभाषा, विधि की परिभाषा। ये अनुच्छेद 13 में है। आइए, अनुच्छेद 12 में भी इसका जिक्र किया गया। देखिए, सवाल ये है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण। ठीक। लेकिन मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेंगे, लेकिन खतरा किससे है कि संरक्षण करेंगे? खतरा जो है वो राज्य से है और विधि से, यानी राज्य से है। खतरा जो किससे है? राज्य से। राज्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? केंद्र, केंद्र प्रांत, केंद्र प्रांत, इनके विधायिका, इनके विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक। इनके न्यायपालिका, इन्हीं से ये खतरा है मौलिक अधिकारों का। ठीक है। इसीलिए इसकी परिभाषा को विधिवत, मतलब इसको लिखित किया गया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण। मौलिक अधिकारों का खतरा जो है वो राज्य के, मतलब राज्य के जो भी नियम विनियम जो भी बनाए जाते हैं, तो वो नियम और जो भी नियम बनाए जाते हैं उस नियम को क्या करती है कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका दो ही न्यायपालिका ऐसी हैं कि जो इनका संरक्षण देती है। ठीक। इतना याद रखिएगा कि दो ही न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका में दो ही कोर्ट जो होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 26 के तहत। आपके मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही जा सकते हैं। बस यही कोर्ट, मतलब यही दो कोर्ट के पास ही अधिकार है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आपका मौलिक अधिकार छीना जाता है, तो आप यहाँ अर्जी लगा सकते हैं। ठीक। बाकी और कोई कोर्ट नहीं चलेगा। ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण, यानी एक राज्य की परिभाषा, विधि की परिभाषा। ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को? ठीक। चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार की रक्षा करता कैसे है। तो वो कानून को विधि शून्य घोषित करके। ठीक है। कानून को विधि शून्य घोषित करके। रक्षा कैसे करता है? देखिए, कोई भी राज्य, मतलब राज्य जो है कोई ऐसा नियम बनाया है, ऐसा कोई विधि बनाया है, कानून बनाया है। ठीक। वो क्या है कि किसी के मौलिक अधिकार को छीनने का कानून बन गया है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो क्या करेगा, वो कैसे इसकी मौलिक अधिकार को संरक्षण देगा, उसकी सुरक्षा करेगा। ठीक। तो वो है विधि शून्य घोषित।
विधि विधि शून्य घोषित करके, विधि शून्य घोषित करके, ठीक है, विधि शून्य घोषित करके, विधि शून्य घोषित करने के ही नियम को हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। देखिए बता रहे हैं, कोई राज्य है, न्यायपालिका कार्यपालिका है चाहे विधायिका है, ठीक है, राज्य मतलब केंद्र प्रांत का है, तो उन्होंने कोई कानून बनाया, कानून बनता कहाँ है, विधायिका में, कानून को लागू कहाँ करते हैं, कार्यपालिका में। यानी राज्य जो है कोई कानून को लागू किया है, कानून को बनाया है, ठीक है, अगर वो कानून में अगर किसी के मौलिक अधिकार को अगर छीना जा रहा है, अगर किसी के मौलिक अधिकार को की सुरक्षा पे अगर खतरा मंडरा रहा है, उसकी सुरक्षा पे मौलिक अधिकार की, तो वो क्या करेगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा, 32-226, ठीक, तो जाएगा किसी भी कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दोनों में किसी भी कोर्ट। तो वो क्या करता है कि कानून को देखेगा कि कानून जो है वो कैसे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीन रहा है, तो कानून देखेगा कि ये है जो कि ये संविधान के अनुसार है कि नहीं है, ये जो मूल अधिकार के बारे में जो बताया गया है उससे कहीं विपरीत तो नहीं है, अगर मूल अधिकार से अगर विपरीत जा रहा है तो उस कानून को क्या करेगा कि विधि शून्य घोषित कर देगा। विधि शून्य का मतलब कि उसको निरस्त कर देगा। इसी प्रक्रिया को हम न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। यानी कोर्ट के पास ये मतलब ये न्यायपालिका के पास ये शक्ति होती है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, ठीक। इसी शक्ति का हो गया ख नंबर टॉपिक, समता का अधिकार, समता का अधिकार, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक, अनुच्छेद 14 से 18। इनमें कुल टोटल कितने विषय हैं, इनमें 5 विषय हैं, टोटल कितने विषय हैं, 5 विषय हैं, ठीक। तो इनमें पहला विषय देखेंगे कानूनी समता का अधिकार, कानूनी समता का अधिकार, ठीक, कानूनी समता का अधिकार, अनुच्छेद कितना है इसमें, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 है। देखिए कानूनी समता का अधिकार 2 तरह के होते हैं, ठीक, कानूनी समता का अधिकार 2 तरह के होते हैं, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, एक है कानून के समक्ष संरक्षण। कानून के समक्ष संरक्षण, ये जो शब्दावली है ये ब्रिटेन से ली गई है। कानून के समक्ष समानता जो है ये ब्रिटेन से ली गई है, ये शब्दावली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। अब कानून के समक्ष संरक्षण जो है ये अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, ठीक है। कानून के समक्ष समानता ये शब्दावली जो है ये ब्रिटिश शब्दावली है, ठीक, कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश शब्दावली है, ब्रिटिश शब्दावली, शब्दावली लिख लीजिए याद रहेगा, अमेरिका की शब्दावली है, अमेरिकी शब्दावली है, ठीक है। इसमें एक शब्द जो है ये कानून का समान संरक्षण होगा, समान संरक्षण होगा, ठीक है। तो ये दोनों शब्दावलियां जो हैं वो कानूनी समता का अधिकार को दर्शाता है, ठीक। तो इसको जानेंगे कि कानून के समक्ष समानता क्या है, इसको जानेंगे हम सर्वप्रथम, ठीक है। देखिए कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि कानून सभी के बराबर है, क्या है कि कानून जो है मतलब कानून के समक्ष सभी समान है, ठीक, कानून के समक्ष सभी समान है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसमें कोई छोटा। ये जो शब्दावली है ये न्यायालयों में काली पट्टी जो न्याय की देवी की मूर्ति है
वो इसी शब्दावली को समझाती है, ठीक है। और जो हाथ में तराजू लिए जो दोनों पलड़ा जो बराबर है, वो इससे क्या करता है कि इससे स्पष्ट है कि न्यायालय जो है, मतलब कानून जो है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। ये इसका सीधा सीधा अर्थ है, ठीक है। इस शब्दावली का यही यही है कि ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो जो हाथ में तराजू लिए, जो तराजू लिए, तो तराजू का जो पलड़ा है वो दोनों बराबर होता है, यानी वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, इसका मतलब यही होता है, ठीक। और कानून के समान संरक्षण का अर्थ क्या होता है? ये कानून का समान संरक्षण जो होता है, ये अमेरिका की शब्दावली है। इसका मतलब ये है कि कानून समानों के साथ समान व्यवहार करेगी और असमानों के साथ असमान व्यवहार करेगी, ठीक। इसका सीधा सीधा तात्पर्य संरक्षण, कानून का समान संरक्षण यही कहता है कि जो जैसा, मतलब जो कानून के हिसाब से रहेगा तो उसको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी, जो कानून के हिसाब से नहीं रहेगा तो उसके साथ उल्टा व्यवहार करेगी। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है। दोनों से भाव यही निकलता है कि ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, यानी कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यदि भेदभाव अगर युक्ति है या संरचनात्मक है या नैसर्गिक है, जैसे सरल शब्दों में कहें, भेदभाव युक्ति या नैसर्गिक है। भेदभाव जो है वो युक्ति संरचनात्मक या नैसर्गिक है, तो वो भेदभाव करेगी। जैसे भेदभाव कैसे करेगी? जैसे मान लीजिए कि कोई नारी है, नारी का मतलब स्त्री, ठीक, स्त्री है, उसके साथ भेदभाव करेगी। भेदभाव कैसा करेगी कि बसों इत्यादि में क्या है कि महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होती हैं, ठीक है। इनके लिए क्या होती है? सीट आरक्षित होती हैं। इनके साथ ये भेदभाव माना जाएगा, ठीक है। इसको कैसा भेदभाव माना जाएगा? इनको युक्ति या संरचनात्मक या नैसर्गिक भेदभाव माना जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल में दूसरा है कि अगर पूरे देश में अगर शराबबंदी है, शराबबंदी की स्थिति चल रही है, ठीक, पूरे देश में शराबबंदी की स्थिति चल रही है, लेकिन सैनिकों को शराब मिलेगा, ठीक। तो ये भेदभाव, इतना युक्ति भेदभाव चलेगा, इतना नैसर्गिक भेदभाव चलेगा, ठीक। तो ये सरकार मानती है। तो शराबबंदी की स्थिति में क्या है कि तो सैनिकों को शराब दी जाए, क्योंकि ये विशेष परिस्थितियों में कार्य करते हैं, विशेष स्थितियों में लोगों को काम करना पड़ता है, तो इनके साथ युक्ति भेदभाव किया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। इसी तरह सामाजिक में पिछड़ेपन, ठीक, शैक्षिक के आधार पे महिलाओं और पिछड़ों को क्या किया जाता है कि जो आरक्षण दिया जाता है वो युक्ति भेदभाव माना जाता है, ठीक है। इस तरह समाज में जो पिछड़ेपन और शैक्षिक के आधार पे जो भी आरक्षण मिलता है पिछड़े लोगों को, महिलाओं को, तो इसको युक्ति भेदभाव माना जाएगा, ठीक। तो ये समता का अधिकार, ठीक। देखिए, ये अनुच्छेद 14 पढ़ रहे थे। अनुच्छेद 14 में कुछ अपवाद भी है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 के कुछ प्रमुख अपवाद भी हैं। अनुच्छेद 14 के प्रमुख अपवाद, अनुच्छेद 14 के प्रमुख अपवाद में समझते हैं। देखिए कि अगर देश में राष्ट्रपति, किसी भी प्रांत का राज्यपाल, ध्यान से समझिएगा ये प्रमुख अपवाद को। देश का राष्ट्रपति या किसी भी प्रांत का राज्यपाल, वो अपने पदावधि के दौरान वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
ठीक, वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, अपने पदावधि के दौरान, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, अगर वो अपने पद पे है तो वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। इनके साथ ये थोड़ा सा भेदभाव अलग है। ठीक है, ये अपवाद है इनके साथ। मतलब ये नहीं है कि सबके समान। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून का जो कानून की समता है जो सबके समान है, सबके लिए बराबर है। नहीं, सबके लिए बराबर नहीं है। ये कुछ अपवाद हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है अपने पदावधि के दौरान वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। हालांकि अगर ये लोग किसी की हत्या भी कर देते हैं अपने पदावधि के दौरान, किसी की हत्या भी कर देते हैं तो इनके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। ठीक, इतना याद रखिएगा। अगर ये अपने पदावधि के दौरान अगर किसी की हत्या भी कर देंगे तो इनके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। हालांकि हालांकि सिविल मामलों का मतलब कोई जमीन जायदाद के मामलों में, सिविल मामलों में इनके ऊपर केस हो सकता है। सिविल मामलों में केस होगा, वो भी 2 महीने पूर्व सूचना देनी होगी। 2 महीने पूर्व सूचना देनी होगी, तुरंत केस नहीं होगा, सूचना देनी होगी। देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर पदावधि के दौरान अगर राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल अगर किसी की हत्या भी कर देता है तो उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगी जब तक वो पदावधि पे है। बाद में मुकदमा हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा। जब वो पद से हटेगा तो इसके ऊपर केस चलाया जा सकता है उस हत्या का। लेकिन उनके पद पे रहते हुए सिविल मामलों में इनके ऊपर, जैसे सिविल मामलों में जमीन जायदाद के मामलों में 2 महीने पूर्व की सूचना देनी होगी, यानी 2 महीने सूचना देकर इनके ऊपर एफआईआर केस किया जा सकता है। ठीक, ये तो पहला है इसमें प्रमुख अपवादों में। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इसे। दूसरा पॉइंट है कि किसी भी देश का जो एम्बेसडर होता है, जो राजदूत होता है, किसी भी देश का अगर राजदूत है, अगर मान लीजिए कि अमेरिका का राजदूत है, चाहे किसी भी देश का राजदूत हमारे भारत में रह रहा है, अगर वो कोई गलत हरकत कर दिया, अगर किसी का हत्या कर दिया, किसी का मतलब वो विवाद में आ गया, ठीक, तो भारत इसे सजा नहीं देगी। ठीक, भारत इसे सजा नहीं देगी। ये सजा कौन देगा इसे? जिस देश का रहेगा उसके कानून के हिसाब से इसको सजा मिलेगी। ध्यान से सुनिए, किसी भी देश का राजदूत है, अगर वो भारत में अगर कोई गलत हरकत कर दिया है, अगर कोई विवाद में फंस गया है, कोई मामला किसी का हत्या कर दिया हो, तो इसके ऊपर मुकदमा भारत नहीं कर पाएगा। ये इसके ऊपर मुकदमा कौन करेगा? जिस देश से ये रहेगा वही मुकदमा करेगा, वही इसकी सुनवाई करेगा, इसी को सजा वही देगा, जिस देश का राजदूत रहेगा। भारत अपने किसी भी कानून इस पे लागू नहीं करेगा। ठीक, तो ये प्रमुख। तो ख नंबर में दूसरा पॉइंट है भेदभाव का अंत। भेदभाव का अंत, अनुच्छेद 15। देखिए, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश और जन्म के आधार पे, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश और जन्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये भेदभाव करने के लिए क्या करता है? मना करता है। इन अधिकारों के आधार पे आप जो है किसी भी स्नान गृह, पूजा स्थल, ठीक, मनोरंजन स्थल इत्यादि पे आप किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पे जाने से मना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप किसी को इसके मतलब स्नान गृह, पूजा स्थल, मनोरंजन स्थल इत्यादि स्थानों पे जाने के लिए आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, राज्य जो है ना, राज्य वो बच्चों और महिलाओं को, राज्य जो है बच्चों और महिलाओं को विशेष सुविधाएं देने से मना नहीं करेगा।
ठीक, ये अनुच्छेद 15(3) में इसका जिक्र किया गया है। ठीक, आइए जो है अनुच्छेद 15 है, ये अनुच्छेद 15 है। ठीक, कि राज्य दलितों और पिछड़ों को विशेष सुविधाएं देने से नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 15(4). ठीक, देखिए 15 अनुच्छेद जो है वो बोल रहा है कि भेदभाव का अंत, लेकिन फिर भी यहाँ भेदभाव कर रहा है। ठीक, दलितों और पिछड़ों के साथ जो है कि विशेष सुविधाएं दे रहा है, और स्त्रियों और बच्चों को भी विशेष सुविधाएं दे रहा है। लेकिन अनुच्छेद 15 बोलता है कि भेदभाव का अंत हो चुका है, यानी भेदभाव जो है वो 15 जो है वो भेदभाव का अंत करेगा। लेकिन यहाँ भेदभाव थोड़ा बहुत किया जा रहा है, लेकिन इस भेदभाव को हम युक्ति भेदभाव मानेंगे, युक्ति या नैसर्गिक भेदभाव या संरचनात्मक भेदभाव मानेंगे, युक्ति भेदभाव मानेंगे इसको। ठीक, तो हमने 15(3) और 15(4) में पढ़ा कि वो जो है कि स्त्रियों और बच्चों को विशेष सुविधाएं देगा। 15(4) बोल रहा है कि दलितों और पिछड़ों को विशेष सुविधाएं देना होगा। ठीक है, तो 15(3) और 15(4) को हम अनुच्छेद 14 भी पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बोला है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी युक्ति भेदभाव कर रहा है। तो यहाँ भी बोला है कि जो है कि भेदभाव का अंत होगा, लेकिन युक्ति भेदभाव कर रहा है। तो हम अनुच्छेद 15(3) और 15(4) को हम अनुच्छेद 14 के साथ भी पढ़ सकते हैं। सवाल ये है कि 15(3) और 15(4) को किस अनुच्छेद के साथ पढ़ा जा सकता है, तो अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ा जा सकता है। ठीक, तो ये रहा अनुच्छेद 16 क्या बोलता है कि अवसर की समता, यानी अवसर की जो समानता होती है, जैसे नियोजन और नौकरियों में अवसर की समता क्या होती है, देखते हैं इसको। ठीक, राज्य जो है, राज्य ये जाति धर्म लिंग मूल वंश जन्म स्थान निवास, इसके आधार पे किसी को नौकरी देते समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। राज्य जो है जाति धर्म लिंग मूल वंश जन्म स्थान निवास, ठीक, इसके आधार पे किसी को नौकरी देते समय, किसी को प्रमोशन देते समय किसी के साथ क्या है कि वो भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन एक चीज इतना याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 16 बोलता है। ठीक है, ये अनुच्छेद पूरा 16 है, ये 16 का ये मैटर है, ये 16 का ये सब। ठीक, लेकिन इसमें एक संसद जो है किसी नौकरी के लिए निवास संबंधित जो भी निवास संबंधित योग्यताएं जो भी होती है वो निर्धारण कर सकती है। संसद के पास ये सिर्फ अधिकार है। ठीक है, राज्य जो है पिछड़ों व दलितों को नौकरियों में आरक्षण दे सकता है, ठीक, नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। ये जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 16(4) में है। ठीक, अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि राज्य जो है पिछड़े और दलितों को नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। राज्य जो है किसी धर्म स्थल से संबंधित, देखिए धर्म स्थल से सीधा समझिए कि कोई सरकारी धर्मस्थल है, और धर्मस्थल का मतलब क्या है कि किसी जो सरकारी धर्मस्थल है ना, उन धर्मस्थलों में जैसे पुरोहित मौलवी, ठीक है,
यानी मस्जिद है तो उसमें मौलवी, अगर मंदिर है तो उसमें पुरोहित नियुक्त कर सकता है, अपने हिसाब से नियुक्त कर सकता है राज्य। ठीक है, राज्य जो है पुरोहित और मौलवी सरकारी धर्मस्थलों में नियुक्ति कर सकता है। तो ये अनुच्छेद जो है, मौलवी लिख लीजिए, पुरोहित मौलवी, यानी मंदिर में, ये मस्जिद में, ये अनुच्छेद 16(5) में इनका जिक्र किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 16(5) में, यानी राज्य जो है किसी धर्म मतलब सरकारी धर्मस्थल है तो उसमें अपने अपने से किसी को भी पुरोहित, किसी को भी मौलवी नियुक्ति कर सकता है। तो राज्य को ये अधिकार है। ठीक है, ये नियुक्ति कर सकता है। ठीक, तो ये रहा आपका अनुच्छेद 16। कुछ इसमें आरक्षण से रिलेटेड है, तो अनुच्छेद 16 में आरक्षण से रिलेटेड है, तो कल से पढ़ा जाएगा। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।